नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मुद्रास्फीति प्रबंधन में आरबीआई विफल क्यों? मुद्रास्फीति प्रबंधन में आरबीआई विफल क्यों? क्या हो गया? हाँ तो आगे कोष्टक में आरबीआई लिख लो। आप लोग जो है समझ रहे हैं ना, आगे कोष्टक में आरबीआई लिख लो कहीं पर भी। जुगाड़ नहीं है, बात सेम है पूरा, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन बाल की खाल खींच दो, है ना। नकलची लोग हैं तो उनको सिर्फ नकल के अलावा बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट लिखिए, प्रबंधन में आरबीआई विफल क्यों? अब क्यों विफल है इसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। बेचारी बार बार मौद्रिक नीति बनाती है लेकिन मुद्रास्फीति में कोई प्रभाव नहीं होता, महंगाई दर कम नहीं होती है। मान लो अभी अक्टूबर में, अभी अगस्त में आई थी मौद्रिक नीति, और अगस्त में जो महंगाई की दर थी या जो कुछ भी थी, पता चला सर कम होते होते अगली मौद्रिक नीति आ जाती है, प्रभावी नहीं हो पाती। क्या कारण है? क्रम से मैं कारण लिखवाता रहता हूँ, लिखते जाइए। नंबर 1 पहला कारण जनसंख्या में वृद्धि। नंबर 2 प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखला में वृद्धि। प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखला में वृद्धि। नंबर 3 मांग के अनुरूप आपूर्ति का न बढ़ पाना। मांग के अनुरूप आपूर्ति का न बढ़ पाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। यदि ये भी हो जाए तो चाहे जितना कर ले वो आरबीआई, लेकिन पेट्रोल डीजल का काम सस्ता नहीं हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। अब मान लो सरकार, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार हो जाए कोई बड़ी, मान लो पीडीएस सिस्टम है आपका, ये सबसे बड़ी, अभी इस समय बहुत बड़ा घोटाला इसका निकल के भी आ रहा है सामने। पीडीएस सिस्टम है, लोग, सरकार अनाज दे रही, लोगों को केरोसिन दे रही है, बहुत सारी, यहाँ पे एक बहुत बड़े की क्या हो जाए, अनियमितता हो जाए, बड़े स्तर की अनियमितता हो जाए। तो बड़े स्तर की अनियमितता होने के कारण से क्या होने वाला है, क्या होगा? मार्केट में आरबीआई का चाहे जितना प्रयास करे, लेकिन मार्केट में भ्रष्टाचार के कारण से पैसा जो होता है वो अनियंत्रित दर से आगे आ जाता है, करप्शन के कारण। इसके का मान लो आप हो, आपकी सैलरी होगी 10,000 रुपये, लेकिन भ्रष्टाचार के माध्यम से आप 10,000 रुपये और कमाते हो, तो आपकी क्या फ़र्क पड़ता है? आपके मांग पे आप मांग तो क्रिएट करते चले जाएंगे ना। तो करप्शन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं हो, ये काम सरकार का है, प्रशासन का काम है कि ये चीज़ को देखे। दूसरा, सरकार के द्वारा, अगला कारण लिखे, सरकार के द्वारा अविवेकपूर्ण सहायकी देना। सरकार के द्वारा अविवेकपूर्ण सहायकी, कोष्टक में लिख लीजिएगा सब्सिडी। सरकार के द्वारा अविवेकपूर्ण सहायकी देना, अविवेकपूर्ण सहायकी देना, सब्सिडी देना। अब पता चला आरबीआई ने, बेचारे ने मौद्रिक नीति घटा दी, लेकिन क्या हो गया, माल ही फ्री में मिलना चालू हो गया। जब चीज़ें फ्री में मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी, तो उससे भी महंगाई दर आपकी कम नहीं होगी। क्यों? इधर से आरबीआई तो पैसा खींच रहा है, लेकिन उधर से सरकार भरे चली जा रही है, सरकार भी दिए चली जा रही, तो बात बराबरी हुई। ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक मुद्रास्फीति का दबाव। अब वैश्विक मुद्रास्फीति मैं बाद में पढ़ाऊंगा आने वाले समय में। वैश्विक महंगाई का दबाव, विश्व में हर जगह, हर चीज़ पे महंगाई, हर एक सेक्टर पे महंगाई हो रही है, तो उस मामले पर भी आपका वैश्विक मुद्रास्फीति का दबाव। नेक्स्ट, श्रम लागत में वृद्धि। श्रम लागत में वृद्धि हो जाए। नेक्स्ट, वितरण तथा विपणन प्रणाली की खामियों के कारण, वितरण तथा विपणन प्रणालियों, वितरण तथा विपणन प्रणालियों की खामियों के कारण थोक कीमत और खुदरा कीमत में भारी अंतर।
वितरण तथा विपणन प्रणालियों की खामियों के कारण थोक कीमत और खुदरा कीमत में भारी अंतर। थोक कीमत तथा खुदरा कीमतों में भारी अंतर। थोक कीमत तथा खुदरा कीमतों में भारी अंतर। ठीक, ये सब कारण हैं जिन कारणों से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के बावजूद भी विफल हो जाती है उसकी पॉलिसी। नेक्स्ट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी कि सरकार को वो सलाह दे सके। और एक सबसे बड़ी बात, मौद्रिक नीति समिति बनी है। इससे क्वेश्चन आएगा कभी, मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति समिति। आरबीआई में एक मौद्रिक नीति समिति बना दी गई है, उस मौद्रिक नीति समिति के द्वारा ही मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। तो अगली हेडिंग डालिए, मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति। तो 2016 का शायद अब इतना अपडेट तो आप नहीं हो सकते। 2016 में 2016-17 का आम बजट प्रस्तुत कर रहे थे हमारे वित्त मंत्री साहब अरुण जेटली जी। तो उन्होंने ये घोषणा की थी बजट प्रस्तुत करते समय कि आरबीआई और केंद्र सरकार मौद्रिक नीति समिति की स्थापना को लेकर के सहमत हो चुके हैं, है ना। और उसके बाद जो है ये समिति बनाई गई, उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी उसके रिकमेंडेशन के आधार पर। और आज जो है मौद्रिक नीति का पूरा, तो मैं जितना भी ढांचा है पूरा लिखवाता हूँ, कौन कौन ढांचे में है क्या है। लिखिए 29 फरवरी 2016 को संसद में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्तुत करते समय, संसद में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह घोषणा की थी कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह घोषणा की थी कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह घोषणा की थी कि आरबीआई व केंद्र सरकार मौद्रिक नीति समिति के संगठनात्मक ढांचे की स्थापना हेतु सहमत हो चुके हैं। आरबीआई व केंद्र सरकार मौद्रिक नीति समिति के संगठनात्मक ढांचे की स्थापना हेतु सहमत हो चुके हैं। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि इस कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार और आरबीआई के मध्य सामंजस्य स्थापित हो। ठीक है, केंद्र सरकार अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, आरबीआई अपनी पॉलिसी बना रही है, क्यों ना एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जिस कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार और आरबीआई के मध्य एक सामंजस्य स्थापित हो सके। तो लिखिए इसकी आवश्यकता एमपीसी कोष्ठक। अब मौद्रिक नीति समिति की जगह मैं एमपीसी लिखवाऊंगा हर जगह पे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी की गठन की आवश्यकता केंद्र सरकार व आरबीआई के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु की गई। एमपीसी के गठन हेतु वित्त अधिनियम 2016, एमपीसी के गठन हेतु वित्त अधिनियम 2016 द्वारा आरबीआई एक्ट 1934, एमपीसी के गठन हेतु वित्त अधिनियम 2016 द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 को संशोधित कर एमपीसी को वैधानिक संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया।
अब मुझे ये बताइए सरकार और आरबीआई का किस प्रकार से इसमें सामंजस्य स्थापित होगा। अच्छा, अभी नहीं मानेंगे। वैधानिक ढांचा, वैधानिक संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया, वैधानिक संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया। देखो सरकार यहाँ पर अपने भी लोगों को रखेगी इस कमेटी पे। 6 सदस्यों में से 3 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 3 आरबीआई, उसमें आरबीआई गवर्नर होंगे और 2 डिप्टी गवर्नर होंगे आरबीआई के। तो इसमें पहले सदस्यों की संख्या लिखिए 6 सदस्य हैं इसमें। एमपीसी में 6 सदस्य हैं। ये देखो प्री में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, प्री में क्वेश्चन इसका बनेगा। 6 सदस्य हैं। 3 सदस्यों का नामांकन सरकार करेगी। तीन सदस्यों का नामांकन सरकार करेगी जो अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त या मौद्रिक नीति मामले के विशेषज्ञ होंगे। 3 सदस्यों का नामांकन सरकार करेगी, सरकार करेंगी जो अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त या मौद्रिक नीति मामले के विशेषज्ञ होंगे। अर्थात कोई सरकारी अधिकारी नहीं होंगे ये। सरकारी अधिकारियों को नहीं किया जाएगा इसमें, ठीक है। शेष 3 सदस्य के रूप में आरबीआई मौद्रिक नीति का प्रभार वाले, आरबीआई मौद्रिक नीति के प्रभार वाले डिप्टी गवर्नर, आरबीआई मौद्रिक नीति के प्रभार वाले डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बैंक कार्यकारी निदेशक, केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक तथा आरबीआई का गवर्नर शामिल होंगे। डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक, केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक तथा आरबीआई का गवर्नर शामिल होंगे। तो अभी कौन कौन है लिख लीजिए। ये सभी 6 सदस्यों के नाम अभी वर्तमान के लिख लीजिए, बाद में चेंज करते रहिएगा जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। नंबर 1 उर्जित पटेल। ये देखो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है इसका। आरबीआई का गवर्नर पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है अध्यक्ष? एमपीसी का। आरबीआई का गवर्नर तो अभी कौन है? उर्जित पटेल हैं। तो पहले हैं उर्जित पटेल, ये आरबीआई के गवर्नर और अध्यक्ष हैं एमपीसी के। जो भी गवर्नर पद पर होगा वही अध्यक्ष बन जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 आर गांधी, ये डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक। नंबर 3 माइकल पात्रा, आरबीआई के प्रतिनिधि हैं ये, माइकल पात्रा। चौथे पर्सन है प्रोफेसर चेतन घाटे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान से जुड़े हुए हैं ये। प्रोफेसर चेतन घाटे, ऐसे भी नाम होते हैं, चेतन घाटे। नेक्स्ट प्रोफेसर पामी दुआ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। प्रोफेसर पामी दुआ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है। मैं इनसे मिल चुका हूँ। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने भी पढ़ाई की है, वहीं पर है आपका मुखर्जी नगर के पास है ना आपका जीटीबी है जो नॉर्थ कैंपस है। नेक्स्ट पामी दुआ साहब ये। इसके बाद प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया, प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया ये आईआईएम अहमदाबाद से हैं, आईआईएम अहमदाबाद से है। तो ये हैं एमपीसी के वर्तमान सदस्य, ठीक है। 6 के 6 सदस्य हैं। नेक्स्ट कार्य प्रणाली क्या है, कैसे यहाँ पे कार्य होता है। देखो ऐसे होता है जब कोई मुद्दा होता है, जैसे मौद्रिक नीति बनानी है तो मौद्रिक नीति बहुमत के आधार पर बनाई जाएगी। हर सदस्य को 1 वोट देने का राइट होता है और यदि मत बराबर हो गए, मान लो 3 लोग हो गए कि नहीं देना है, 3 लोग कहेंगे कि
करना है, ये होनी चाहिए मौद्रिक नीति। तो उस मामले पे क्या होता है, आरबीआई गवर्नर को दूसरा मत देने का अधिकार होता है, जिसे कहते हैं स्पेशल राइट। जैसे विशेष मत देता है लोकसभा के अध्यक्ष की तरह, निर्णायक मत देता है कि क्या होना चाहिए। तो आरबीआई गवर्नर को स्पेशल राइट दिया गया है, ठीक, निर्णायक मत देने का। तो प्रत्येक, ठीक है, बहुमत के आधार पर डिसीजन होते हैं, बस ये दिमाग में रखना है, ज़्यादा इसमें नहीं चलना है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति को तय करने में आरबीआई के गवर्नर को मौद्रिक नीति को तय करने में आरबीआई के गवर्नर को मौद्रिक नीति समिति बनने से पहले एकाधिकार प्राप्त था। मौद्रिक नीति को तय करने में आरबीआई गवर्नर का मौद्रिक नीति समिति बनने से पहले एकाधिकार, इसे बोलते हैं वीटो पावर, वीटो प्राप्त था इसके पास, अकेले यही बनाता था। मौद्रिक नीति को तय करने में आरबीआई के गवर्नर का एकाधिकार प्राप्त था, अर्थात मौद्रिक नीति का निर्माण गवर्नर अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर तय करता था। अर्थात मौद्रिक नीति का निर्माण गवर्नर अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर तय करता था, सिफारिशों के आधार पर तय करता था। परंतु वर्तमान में मौद्रिक नीति के बन जाने से, मौद्रिक नीति समिति के बन जाने से, मौद्रिक नीति समिति के बन जाने से मौद्रिक नीति में व्यापक विचार, मौद्रिक नीति को तय करने में व्यापक विचार विमर्श, परंतु वर्तमान में मौद्रिक नीति के बन जाने, मौद्रिक नीति समिति के बन जाने, मौद्रिक नीति समिति के बन जाने मौद्रिक नीति समिति के बन जाने से मौद्रिक नीति में व्यापक विचार विमर्श, मौद्रिक नीति के निर्माण में व्यापक विचार विमर्श, मौद्रिक नीति के निर्माण में व्यापक विचार विमर्श तथा प्रभावी कार्यान्वयन को विचार विमर्श तथा प्रभावी कार्यान्वयन को लागू किया जा सकेगा, लागू किया जा सकेगा। 1 से सही 2, 2 से सही 6, है ना। 6 लोग रहेंगे तो देश की परिस्थितियों को समझेंगे, सरकार के भी पक्ष को रखेंगे। नहीं तो पहले गवर्नर जी आरबीआई ये थे ना, रघुराम राजन जी, वित्त मंत्री करुण जेटली, जहाँ जाते थे वहाँ बोलते थे हमने तो सब कुछ कर दिया, गवर्नर कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने तो सब कुछ कर दिया, गवर्नर चेंज नहीं कर रहे, अब तो मौद्रिक नीति कम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए ताकि लोन आसानी से मिल सके। रघुराम जी कहते थे चिल्लाओ। मेंटेलिटी का फ़र्क था। सरकार ये चाहती है कि तुरंत मौद्रिक नीति की दरें कम हो जाएं ताकि लोगों को लोन मिलने लगे और इकोनॉमी में काम होना शुरू हो जाए, स्टार्टअप इंडिया चालू हो जाए, मेक इन इंडिया चालू हो जाए, ठीक है, खूब लोन मिले मार्केट में। लेकिन आरबीआई गवर्नर ये चाहते थे कि मार्केट में अस्थिरता ना हो, मार्केट में अस्थिरता ना हो और मार्केट स्थिर बनी रहे। जब मार्केट स्थिर बनी रहेगी तो उससे क्या होगा, मार्केट में एक विश्वास आएगा और इन्वेस्टर आएंगे। लेकिन सरकार को क्या चाहिए, सरकार को यह था कि तुरंत ही लोन कम हो जाए तो इन्वेस्टरों की भरमार हो जाए। लेकिन आरबीआई गवर्नर की अलग सोच थी। तो रघुराम जी कहते थे चिल्लाइए, कुछ दिन बाद शांत खुद ही हो जाएंगे। उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मौद्रिक नीति समिति में सरकार ने अपने सदस्य रखे। इस प्रकार से आरबीआई से संबंधित, मौद्रिक नीति से संबंधित, आरबीआई से तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, मुद्रा एवं बैंकिंग अलग चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मौद्रिक नीति से संबंधित जो बातें थी मैंने बता डाली। कुछ ऐसा नहीं बचा जो मेंस और प्री दोनों को ध्यान में रखते हुए आपका नहीं हुआ हो। मुद्रा और बैंकिंग को साइड पे रखते हुए अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। बताइए, मौद्रिक नीति नहीं समझ में आई हो किसी तरीके की तो बताइए।
किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है। अब एक और चीज़ लिख लीजिए, डिफ्लेशन किसे कहते हैं। इन्फ्लेशन तो जान लिया आपने, डिफ्लेशन क्या है? इसको बोलते हैं मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन या फिर अवस्फीति बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्फीति, मुद्रा स्फीति, मुद्रा का बढ़ना, मुद्रा का प्रसार होना। इसमें मुद्रा सिकुड़ रही है, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल, मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन, डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन आप समझते ही हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाना। मुद्रा की क्रय शक्ति, रातों रात जहां 10 रुपये में 1 किलो आलू मिलते थे, 10 रुपये में 5 किलो आलू मिलने लग जाएं, यानी मुद्रा के अंदर पावर आ गई, मुद्रा की शक्ति बढ़ गई, है ना। तो लिख लीजिए डिफ्लेशन में, जब बाज़ार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, जब बाज़ार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाती है तो वस्तुओं के मूल्यों में कमी और मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो वस्तुओं के मूल्यों में कमी और मुद्रा की क्रय क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति में उत्पादक वर्ग को हानि होती है। इस स्थिति में उत्पादक वर्ग को हानि होती है। इस स्थिति में उत्पादक वर्ग को हानि होती है। परिणाम स्वरूप निवेश, रोजगार एवं आय में कमी आने लगती है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप निवेश, रोजगार एवं आय में कमी आने लगती है। परिणाम स्वरूप निवेश, रोजगार एवं आय में कमी आने लगती है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। यह स्थिति ही मुद्रा संकुचन कहलाती है। यह स्थिति ही मुद्रा संकुचन कहलाती है। यह स्थिति ही मुद्रा संकुचन कहलाती है। तो अब बताओ, चीज़ें सस्ती होंगी, है ना, तो कम पैसे चीज़ें सस्ती हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? मांग कम है, लोग निवेश नहीं करेंगे, है ना, रोजगार नहीं बढ़ेगा, निवेश नहीं करेंगे तो रोजगार सृजन नहीं होगा, तो गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो चीज़ें सस्ता होना भी बहुत नुकसानदायक होता है। अब एक और टर्म्स आता है, रिफ्लेशन। अगला टर्म्स लिखिए, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है, कोई बताएगा? मुद्रास्फीति का विकराल रूप। बहुत बढ़िया। क्या? मुद्रा की क्रय क्षमता जो कम हो गई थी उसे दोबारा से बढ़ा देना, वो तो अवस्फीति कहते हैं, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाना डिफ्लेशन है, कम हो जाना इन्फ्लेशन है। रिफ्लेशन क्या है? हाँ, अब आए आप सही जगह पे। जब कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि डिफ्लेशन चल रहा हो और डिफ्लेशन के कारण से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, तो सरकार क्या करती है? कृत्रिम रूप से मांग को बढ़ाने का प्रयास करती है। जब कृत्रिम रूप से महंगाई बढ़ाई जाए, कृत्रिम रूप से महंगाई बढ़ाई जाए तो उसको रिफ्लेशन कहते हैं। एक तो है कि मार्केट क्रिएट कर रही है, मार्केट में मांग ज़्यादा हो रही है, पूर्ति कम हो रही है। एक और सरकार इस पे आके इनडायरेक्टली लग गई, सरकार ने इस पर रोल अदा कर दिया। तो लिख लीजिए, रिफ्लेशन में लिखिए, जब मुद्रा संकुचन के यानी मुद्रा अवस्फीति के या डिफ्लेशन के, जब मुद्रा संकुचन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा कृत्रिम रूप से तरलता को बढ़ाकर
जब मुद्रा संकुचन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा कृत्रिम रूप से तरलता को बढ़ाकर वस्तुओं की मांग प्रेरित करने की स्थिति ही रिफ्लेशन कहलाती है। वस्तुओं की मांग प्रेरित करने की स्थिति ही रिफ्लेशन कहलाती है। अर्थात कृत्रिम रूप से मुद्रास्फीति को बढ़ाना रिफ्लेशन कहलाता है। कृत्रिम रूप से मुद्रास्फीति को बढ़ाना रिफ्लेशन कहलाता है। अर्थात कृत्रिम रूप से मुद्रास्फीति को बढ़ाना रिफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है रिसेशन। मुझे कोई रिसेशन बताए। रिसेशन क्या, हिंदी में बोलते मंदी। रिसेशन बताइए, रिसेशन क्या है, मंदी क्या है? नाम तो सुना ही होगा। मंदी क्या है बताइए। मंदी में क्या होता है? बाजार में पैसा कम होता है। मार्केट में पूर्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। देखो दो चीज़ें होती है रिसेशन में, ध्यान रखना है। मार्केट में एक तो सप्लाई बहुत हो जाती है जिसके कारण से चीज़ों की कीमत घट जाती है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये भी रहती है, जब रिसेशन की स्थिति होती है लोगों के पास पैसा भी नहीं रहता है कि लोग मार्केट में जाकर चीज़ों को खरीद सकें। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि लोग मार्केट में जाकर चीज़ों को खरीद सकें। तो यदि दोनों स्थिति एक साथ आ जाती हैं कि लोगों चीज़ें सस्ती भी हो गई और लोगों के पास पैसा भी नहीं है, तो मंदी की स्थिति क्रिएट हो जाती है। इससे क्या होगा, अब मान लो बहुत सारी चीज़ें बन गई, बनने के बाद बिक ही नहीं रही। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारें बन के खड़ी हो गई, अब बिक नहीं रही हैं। किसान ने खूब बड़े स्तर पे पैदावार कर दिया, अब बिक नहीं रहा उसका माल, अनाज कुछ नहीं बिक रहा। तो क्या होगा, धीरे धीरे उद्योग बंद होना शुरू हो जाएंगे। 4 दिन किराने की दुकान खोलने के बाद 5वें दिन बंद करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? जब चीज़ें बिकना ही बंद हो जाए तो मंदी की स्थिति हो जाती है। ये बहुत खतरनाक है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, रिसेशन। तो रिसेशन को लिखिए। रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है। रिसेशन का तात्पर्य मंदी की अवस्था से है। जब पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। काफ़ी लंबे समय तक यदि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बना रहे तो एक तरीके से वो मंदी में कन्वर्ट हो जाता है। पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। भाई किसान ने उपज तो बहुत कर ली, अब उसका माल नहीं बिक रहा तो उसके पास पैसा नहीं आ रहा तो दूसरी चीज़ खरीद भी नहीं सकता है। अब दूसरी चीज़ वो नहीं खरीदेगा, इसी तरीके से जिससे वो चीज़ें खरीदता उसका माल भी नहीं बिक रहा, उसके पास भी पैसा नहीं बचा, वो जो खरीदता वो भी उसके पास भी नहीं आ रहा। एक चैन सिस्टम बना हुआ है। क्या हो रहा है, किसान का माल बिकता है तो किसान क्या करता है, उस पैसे को से कुछ और खरीदता है, वो किसी और से खरीदता है तो वो किसी और से खरीदता है, वो किसी और से खरीदता है। तो एक चैन बना हुआ है ना, तो वो चैन सिस्टम रुक जाता है। ठीक,
तो मंदी क्या है, मंदी में बहुत लंबे समय तक है, जब महंगा इतनी ज़्यादा सप्लाई हो जाती, मान लो एक साल एक ऐसा अवस्थिति आ जाए मार्केट में कि टमाटर भर जाए, पूरे टमाटर ही टमाटर हो जाए, खाना छोड़ दोगे आप, मन भर गया इससे। अब पता चला टमाटर बहुत आ गया है और अब टमाटर आप खरीद ही नहीं रहे हो, उत्पादित बहुत हो गया और अब ख़रीदा नहीं जा रहा है। कोई भी प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा बन जाए और वो ख़रीदा ना जाए, तो जब ख़रीदा नहीं जाएगा तो चैन सिस्टम बन जाएगा। चैन सिस्टम कैसे, मैंने नहीं ख़रीदा, जिससे ख़रीदता उसको पैसे देता, उसके पास अब पैसे नहीं पहुंच रहे, वो उसको उसके पास पैसे आते, वो कहीं और लगाता, वो उसको पास नहीं लगा रहा तो उसके पास भी नहीं पहुँच रहे, ऐसे करके अब पूरा मार्केट ठप पड़ गया। इसे मंदी कहते हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो मंदी की अवस्था में कहाँ तक लिखा आपने, क्रय शक्ति कम हो जाती है और उत्पादित वस्तुएं बिना बिके रह जाती हैं, और उत्पादित वस्तुएं बिना बिके रह जाती हैं, उत्पादित वस्तुएं बिना बिके रह जाती हैं। इससे उद्योगों को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इससे उद्योगों को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। अब आप बेरोजगार हो जाओगे, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, समझ रहे हैं? नेक्स्ट जो अब आप हमको पढ़ना है, अब नए टॉपिक पे आऊँगा मैं। नया टॉपिक में सीधा मैं अब पहुँचूँगा इसको। अब कहाँ पढ़ाऊँगा आपको, अब अगला टॉपिक में पढ़ाऊँगा आपको मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चलेगा, मुद्रास्फीति का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मुद्रा और बैंकिंग के चैप्टर पे चलूँगा।